मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे समन मामला क्या है, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे समन मामले के बारे में। समन मामला क्या है, सीआरपीसी में परिवाद पर संस्थित समन मामले के विचारण के लिए क्या प्रक्रिया है, ठीक है। आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिए क्या है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि परिवाद क्या है, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 2D में जो है परिवाद के बारे में बताया गया है, ठीक है। परिवाद के बारे में, परिवाद जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत निजी, ठीक है ना, एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सरकारी, ठीक है, जो सरकार दूसरे के ऊपर करती है, ठीक है। एक है परिवाद में जो है, एक व्यक्तिगत है और दूसरा है सरकारी। अब जैसे सरकारी क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आप एफआईआर लिखाने गए, पुलिस ने जो है एफआईआर न लिख करके उसको एनसीआर में बदल दिया। एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनसीआर में उसको बदल दिया। तो एनसीआर जो है कहां पर दिया गया है, 2L में जो है एनसीआर दिया गया है। 2L में जो है एनसीआर दिया गया है। तो यहां पर आप देखिए, एनसीआर भी एक तरीके से जो है वो समन केस है, परिवाद का मैटर है। मेरा गला खराब है आज, ठीक है। तो एनसीआर जो है वो थोड़ा सा परिवाद का मैटर कैसे, तो 155(2) आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वह परिवादी हो जाता है, ठीक है। और जो उसने अन्वेषण किया वह परिवाद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे 144 का मैटर है, सीआरपीसी धारा 144। दूसरा उदाहरण समझिए, सीआरपीसी धारा 144 है। यदि किसी ने 144 का वायलेशन किया, सीआरपीसी धारा 144 का किसी ने वायलेशन किया, तो डीएम ने उसके ऊपर मुकदमा कराया, ठीक है। तो जब डीएम ने उसके ऊपर मुकदमा करा दिया है तो वह परिवाद होगा। क्या होगा, तो वह जो है परिवाद होगा। ये हो गया, आपके समझ में आ गया। तो और जो दूसरा हम लोग जो परिवाद पढ़ते हैं वो धारा 200 में है। जो प्राइवेट परिवाद है वो धारा 200 में बताया गया है, ठीक है ना। सरकारी परिवाद इस तरीके के होते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो सीआरपीसी की परिभाषा खंड में कभी कहीं भी समन ट्रायल का वर्णन नहीं है। 2W या 2B में समन केस का वर्णन है और उसमें यह कहा गया है कि समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। समन मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है, ठीक है ना। अर्थात समन मामले में 2 वर्ष या उससे कम का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंडादेश दिया जाता है, या दोनों का दंडादेश दिया जा सकता है, क्योंकि वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक का कारावास, आजीवन कारावास या जुर्माना होता है। इतना आप क्लियर है। अक्सर समन मामला निजी परिवाद या सरकारी परिवाद से प्रारंभ होता है, ठीक है। आपने जान लिया 2D में जो है 2 प्रकार का परिवाद है, ठीक है। एक व्यक्तिगत परिवाद है, एक सरकारी परिवाद है। परिवाद 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। और जो 200 में वह व्यक्तिगत परिवाद है। जैसे हम गए थाने में कोई एफआईआर या एनसीआर लिखाने के लिए, हमें वहाँ कोई तवज्जो नहीं दिया गया, मार पीट के भगा दिया गया, तो न्यायालय के माध्यम से हमने परिवाद दाखिल किया, ठीक है। और एक होता सरकारी परिवाद, एक क्लियर कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अक्सर समन मामला निजी परिवाद या सरकारी परिवाद से प्रारंभ होता है। समन मामले का विचारण सीआरपीसी की धारा 251 से 259 के बीच में है। याद करिए, 251 से 259 के बीच है। चैप्टर नंबर क्या है, आप चैप्टर बता दीजिए कौन सा है, चैप्टर क्या है। चैप्टर है आपका 20। चैप्टर क्या है, चैप्टर 20 है, ठीक है ना। चैप्टर 20 में समन मामले का विचारण बताया गया है। तो समन समरी ट्रायल में, यहां देख रहे हैं समरी ट्रायल में भी समन जो ट्रायल है उसका प्रोसीजर लागू होता है, उसी की प्रक्रिया जो है लागू होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान गति से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप हेडिंग डालेंगे, यहां पे आ गया 251, ठीक है ना। यह बयान मुलजिम है। 251 का क्या कहते हैं, बयान मुलजिम। दो सौ इक्यावन है बयान मुलजिम। तो 251 के अधीन विचारण की कार्रवाई तब प्रारंभ होती है जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, ठीक है। अब आप समझिए, जब आप कोई वाद किसी न्यायालय में फाइल करते हैं, कोई वाद किसी न्यायालय में डालते हैं, तो
प्रतिवादी के घर नोटिस जाता है, नोटिस के साथ जो समन जाएगा, नोटिस के साथ जो पहली नोटिस जाती है उसके साथ जो है वाद की एक कॉपी भी होगी। तब मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को उस अभियोग का सारांश बताया जाता है और उसे पूछा जाता है कि क्या वह अपने आप को दोषी मानता है या वह अपनी प्रतिरक्षा करना चाहता है। इसी को जो है वह बयान मुलजिम कहा जाता है। इस धारा के तहत आरोप विरचित करना जरूरी नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट ने आरोप विरचित कर दिया, चार्ज फ्रेम कर दिया, तो वह धारा 360 के तहत अनियमित नहीं होगी। यदि नहीं किया तो कोई बात नहीं है, या मैंडेटरी नहीं है, आदेशात्मक धारा नहीं है, ठीक है ना। तो यह मजिस्ट्रेट की इच्छा के ऊपर निर्भर है, उसकी यह कार्रवाई, यदि उसने आरोप विरचित कर दिया तो कार्रवाई अनियमित नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देखिए धारा 252 में यदि अभियुक्त दोषी होना स्वीकार करता, मजिस्ट्रेट ने पूछा क्या तुम दोषी होना स्वीकार करते हो, यदि उसने मान लिया कि हाँ मैंने दोषी है, मैंने लाठी डंडे से इसको पीटा है फलाने को, तो अक्षरशः वैसे लिखेगा जैसे वादी ने कहा, वैसा ही एकदम जो है मजिस्ट्रेट लिख देगा जैसा उसने कहा। यदि उसने जुर्म स्वीकार कर लिया है तो वह इस बात की अपील नहीं कर सकता है। यदि अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार कर लिया है तो इस बात की अपील नहीं होगी, ठीक है। इस बात की संभावना बहुत कम होती है धारा 252। भाई मैं भी एक अधिवक्ता हूं, मैं क्यों चाहूंगा कि जो है अभियुक्त तो जो है तुरंत अपना दोष स्वीकार कर ले, 8-10 साल मुकदमा चले तभी हम पैसा कमाएंगे, तो इस बात की संभावना बहुत कम होती है। प्रैक्टिकल ये चीज होता नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब आए हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं धारा 253 में, ठीक है। धारा 253 में यहां पे आप हेडिंग डालेंगे छोटे मामले। क्या डालेंगे? छोटे मामले, छोटे मामले, ठीक है ना। तो धारा 253 जो है छोटे मामलों को डील करता है। धारा 253 में अभियुक्त को छोटे मामलों में समन जारी किया जाता है। किसमें समन जो जारी होगा? धारा 206 के तहत होगा, सीआरपीसी की। छोटे मामले अर्थात जुर्माना जहां 1000 रुपया उससे कम हो। छोटे मामले का मतलब क्या है? धारा 253 में ऐसा जुर्माना जो 1000 रुपया हो या उससे कम हो। यदि अभियुक्त दोषी होना स्वीकार करता है तो वह ऐसा अभिकथन, यानी कि मैं दोषी होना स्वीकार करता हूं, इस चीज का एक लेटर लिखेगा और डाक के माध्यम से वह लेटर और जो पैसा मनी ऑर्डर करके जो है कोर्ट को भेज देगा, या अपने वकील के माध्यम से वह अभिकथन और पैसा भेज देगा। अभियुक्त को न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। धारा 253 में अभियुक्त को न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। किन मैटर में? जो छोटे मैटर है, जिसमें 1000 रुपया तक का जुर्माना हो, उस मैटर में, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे देखिए ये धारा 254 है, इसको कहते हैं प्रक्रिया। धारा 254 में हेडिंग क्या डालेंगे? प्रक्रिया। अभियुक्त ने दोषी होना स्वीकार नहीं किया, पैसा न्यायालय में जमा नहीं किया, ठीक है ना। अभियुक्त ने धारा 252 में जो है ना तो दोषी होना स्वीकार किया और ना ही धारा 253 में पैसा ही दिया न्यायालय को। तो जब पैसा नहीं दिया तो अब जो है प्रोसीडिंग के लिए वो तैयार हो गया है, प्रक्रिया माने केस चलाने के लिए वो तैयार हो गया है, ठीक है। अब आते हैं धारा 200, यहाँ पे अभियुक्त, यदि अभियुक्त धारा 252 या धारा 253 में दोष सिद्ध नहीं किया गया तो धारा 254 में मजिस्ट्रेट वादी को सुनेगा और सारे गवाहों की गवाही लेगा, ठीक है। धारा 254(2) में, ध्यान से सुनिएगा, धारा 254(2) में मजिस्ट्रेट के समक्ष चाहे वादी हो या प्रतिवादी कोई दस्तावेज या गवाह पेश करना चाहता है। ये तो इतना हो गया, लेकिन ये स्पेशल है, ठीक है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है। धारा 254(2) में मजिस्ट्रेट के समक्ष चाहे वादी हो या प्रतिवादी कोई दस्तावेज या गवाह पेश करना चाहता है तो वह कार्य आवेदन के माध्यम से होगा। अर्थात मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा, एक दरखास्त देना पड़ेगा, तभी वो काम होगा, ठीक है ना। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि चीजें उसके समक्ष पेश की गई हैं वह सही नहीं है तो वह उसे रिजेक्ट या खारिज कर सकता है। तो इसके लिए उसे पेश करने वाले को ऊपर के न्यायालय में, ठीक, जो हायरार्की में उस न्यायालय से ऊपर हो, वहां पर जो है आवेदन डाला जाएगा। अब यहां पर आते हैं, जबकि धारा 254(3), धारा 254(3) में जो गवाह बुलाता है या चाहता है, गवाह बुलाना चाहता है या बुलाता है, उसे न्यायालय में पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे वादी है, ठीक है ना, वादी है, प्रतिवादी के गवाह बुलाना चाहता है, ठीक है ना,
प्रतिवादी का गवाह बुलाना है तो वादी जो है प्रतिवादी के गवाह को पैसा जमा करेगा। भाई उसका जो टेम्पू का किराया है या जीप या बस का जो किराया है, उसकी जो मजदूरी दिन भर की बनती है वो देना पड़ेगा, ठीक है। या लोग देते हैं, नहीं भी देते हैं, जैसा न्यायालय चाहे। तो यह चीज़ जो है स्टेट केस में, एफआईआर वाले केस में जो है धारा 312 में है, ठीक है ना। धारा 312 में आप देख रहे हैं ना, यह स्टेट केस में है। अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं और ध्यान दीजिए इस पर। धारा 255 में जो है कंक्लूजन है। धारा 255 में क्या है? कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब दोष सिद्धि या उन्मुक्ति। धारा 255 क्या है? धारा 255 है दोष सिद्धि, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि है, इसी को कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। दोष सिद्धि है। तो जो कंक्लूजन होता है, दोष मतलब निष्कर्ष जो होता है, वह या तो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होता है या स्पेशल टाइप ऑफ कन्विक्शन होगा, ठीक है। एक्विटल होगा, दोष मुक्ति होगा या सजा होगा कन्विक्शन, या तो स्पेशल टाइप ऑफ कन्विक्शन जो है धारा 255(3) में बताया गया। अभी हम बताएंगे क्या है। देखिए कन्विक्शन जो है ये 3 प्रकार के हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। कन्विक्शन 3 प्रकार के, एक्विटल को भी हम आपको बाद में समझाएंगे। कन्विक्शन धारा 325 में जहां मजिस्ट्रेट को लगता है कि वह 1 साल का सजा दे सकता है, लेकिन ट्रायल करने के बाद उसे लगता है कि वह जो है इसके जो अभियुक्त है उससे ज़्यादा वह सजा पाने का हकदार है, तो वह मैटर जो है सीजीएम को ट्रांसफर कर देगा। धारा 360 में अभियुक्त मजिस्ट्रेट जो अभियुक्त को दोषी मानता है, सजा नहीं देता उसके अच्छा आचरण के कारण, डांट डपट करके उसको छोड़ सकता है, भर्त्सना करके उसको छोड़ देगा, ठीक है ना। ये भर्त्सना है, डांट डपट करके। और तीसरा है प्लेन कन्विक्शन। तीसरा क्या है? प्लेन कन्विक्शन है, प्रक्रिया के अनुसार सारी कार्रवाई हुई है तो वह दोष सिद्धि व दंडादेश दोनों दे सकता है, ठीक है ना। तो यह कन्विक्शन 3 प्रकार के होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर इस धारा 255 में कन्विक्शन। अब आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कन्विक्शन। यहाँ पर देखिए स्पेशल टाइप ऑफ कन्विक्शन क्या है। अभियोग का सारांश कुछ बताया गया, प्रक्रिया कुछ और चली, और जब बाद में जो निकला निष्कर्ष निकला, ठीक है, वह कुछ दूसरा निकला। अभियोग का सारांश जो है, यहाँ देखिए थोड़ा सा आगे से आ जाए। अभियोग का सारांश बताया गया कुछ और सजा किसी दूसरे अपराध का बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए उस पर चला 323, 504 का मुकदमा, लेकिन लास्ट में यह पता चला कि इसमें 324 भी इंक्लूड है, ठीक है ना। इसमें यह पता चला कि 324 भी इंक्लूड है, तो यह स्पेशल टाइप ऑफ कन्विक्शन है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए धारा 256 में, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए। धारा 256 में परिवाद दाखिल हो चुका है, तारीख पर तारीख लगती रही, मैंने आसान भाषा में लिखा है, किंतु हर तारीख पर परिवादी नहीं आता, जिसने वाद किया है वह नहीं आ रहा है, और यहाँ प्रतिवादी होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ प्रतिवादी होना चाहिए, प्रतिवादी। जिसने वाद किया हुआ हर तारीख पर नहीं आता है, जबकि प्रतिवादी हर तारीख पर आता है, विपक्षी जो है हर तारीख पर आ रहा है, ठीक है। तो यहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। यहां क्या करेगा? दोष मुक्त कर देगा। ऐसे ही मृत्यु के संदर्भ में है, यदि परिवादी मर गया है और उसका कोई उत्तराधिकारी प्रतिवाद पर बल नहीं देता है, तो अभियुक्त क्या होगा? दोष मुक्त होगा। तो ये देखिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के मैटर भी अक्सर प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पे हेडिंग क्या पड़ेगी? यदि वादी अपने मुकदमे पर बल नहीं देता, यदि वादी अपने वाद पर बल नहीं देता है, बल नहीं देता है, ठीक है ना। एक हेडिंग हो गई, इसको आपको याद करना है कि यदि वादी अपने वाद पर बल नहीं देता है तो वह कहां पर है? धारा 256 में। ऐसा भी लिख देंगे, ऐसा ही लिखना है प्रैक्टिकल, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, जानिए। अब आते हैं धारा 257 में। यदि परिवादी अंतिम आदेश होने से पहले परिवाद वापस लेता है, नाट प्रेस होता है, ठीक है ना, उसका मन बदल जाता है, भाई भाई में मार हुआ, ठीक है, कोई झगड़ा बवाल हुआ, और अंतिम आदेश देने, मजिस्ट्रेट के अंतिम आदेश देने से पहले जो है उसका मन बदल गया परिवादी का, वादी का, ठीक है ना, अपना केस वापस ले लेता है, तो अभियुक्त दोष मुक्त हो जाएगा। यह वादी के लिखित आदेश पर होगा। तो ये जो कहता है कि मैं वाद वापस लेता हूं, तो यह वादी जो है लिखित आवेदन लिखित आवेदन पर होगा, आवेदन।
तो वादी जो है इस चीज़ की एक लिखित आवेदन करेगा, उस पर जो है केस उसका वापस ये लिख करके मजिस्ट्रेट को देगा और जो है मैटर वापस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको देखिए। धारा 258 मजिस्ट्रेट को असाधारण शक्ति दी गई है। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट को असाधारण शक्ति दी गई है कि वह किसी स्टेज पर मामले में कार्रवाई को रोक सकता है। 482 है ना हाई कोर्ट में पावर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 258 में मजिस्ट्रेट को असाधारण शक्ति दी है कि वह किसी भी प्रक्रम पर वाद को रोक सकता है। रोकने का अर्थ है कि मजिस्ट्रेट ने उस मामले में अंतिम आदेश पारित कर दिया। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब वाद नहीं चलना चाहिए, किसी भी प्रक्रम पर किसी भी स्टेज पर वाद को वह रोक देगा, और मजिस्ट्रेट का ऐसा कथन, ऐसा रोका जाना वह अंतिम आदेश है। ठीक है, कार्रवाई रोकने का अर्थ क्या है? कार्रवाई जब रोक देगा मजिस्ट्रेट, उसके दो अर्थ हैं, या तो एक्विटल हो जाएगा या तो डिस्चार्ज हो जाएगा। या तो एक्विटल हो जाएगा, या तो अभियुक्त, या तो एक्विटल हो जाएगा, दोषमुक्त हो जाएगा, या तो उन्मोचित हो जाएगा अभियुक्त। डिस्चार्ज का मतलब होता है उन्मोचित, एक्विटल का मतलब होता है दोषमुक्त। यदि मेन विटनेस, देखिए अब दोनों में अंतर समझिए क्या है। यदि मेन विटनेस एग्जामिन हो गए हों तो उसका प्रभाव दोष मुक्ति होगी। यदि मेन विटनेस एग्जामिन हो गए, मजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्रवाई यहीं रोक देना चाहिए, अभियुक्त जो है निर्दोष है, तो वह उसकी जो है दोष मुक्ति होगा। ठीक है, अभियुक्त को जो है दोष मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरा है एक्विटल, आप समझ गए ना, जो मैंने अभी धारा 257 में बताया था, धारा 255 में बताया था। दूसरा है यदि अन्य गवाह का एग्जामिनेशन हो गया हो, जो दूसरे गवाह मेन नहीं, जो अन्य है, तो उसका प्रभाव उन्मोचन होगा। उन्मोचन का मतलब क्या होता है? उन्मोचन का मतलब होता है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। किसी फिर यदि कोई ऐसा मैटर होता है, मैटर दोबारा जो उठ भी सकता है न्यायालय में। ठीक है ना, मैटर को दोबारा न्यायालय में लाया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। ठीक है, धारा 257 में आप लिखेंगे, ये जो है यहाँ पर धारा 257 में हेडिंग डालेंगे वाद का वापस लेना, वाद का वापस लेना। ठीक है ना, हेडिंग से चलेगा। ये क्या होता है? मजिस्ट्रेट को असाधारण शक्ति, मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्ति, असाधारण शक्ति। ठीक है, धारा 258 में मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्ति है। धारा 257 में वाद का वापस लेना है। धारा 256 में वादी यदि अपने वाद पर बल नहीं देता है। ठीक है, ऐसे याद करना है। अगर आपको इतना इतना याद रहे, ये लाइन जो हेडिंग याद है, तो आप अपने आंसर को एक विस्तार दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं धारा 259 में समन मामलों को वारंट मामले में बदलने के न्यायालय की शक्ति है, जहाँ पर लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा की सजा वो दे सकता है। ठीक है ना, 6 महीने से ज़्यादा की सजा वह दे सकता है। वहाँ पर जो है समन केस को जो है वारंट केस में बदलने का प्रावधान है। जैसे कोई मुकदमा आया, एनसीआर में दर्ज है 323, 504 में, न्यायालय में प्रक्रिया आगे बढ़ी। ठीक है, और सारे गवाह साक्ष्य लेने के बाद यह पता चला कि ये जो मुकदमा है 324 हो गया या 325 हो गया। ठीक है, एक धारा बढ़ गई, तो समन से जो है वारंट में ये चेंज हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये जो आंसर हमने लिखा है बढ़िया लगा होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।